हाँ सर। ओके, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। तो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे कि एंगुलर का मेन कुछ बेसिक आइडिया एक तरह से हमने देखा था कि एंगुलर होता क्या है, उसका नीड क्या है, तो ये सब। उसके बाद आज हम लोग को सबसे पहला देखना है फोल्डर स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम फाइल एक्सप्लोरर, तो किसी फोल्डर में जाकर हम लोग हिट करते हैं कमांड, तो जब हम कमांड लिखते हैं कौन सा, तो ng न्यू एंड प्रोजेक्ट का नेम, पहला कमांड ये देते हैं। तो जैसे ही आप ये जो कमांड देते हैं तो होता क्या है कि ng मीन्स हुआ एंगुलर, ठीक है। तो जब आपके पास अगर आपके सिस्टम में कौन सा, तो npm जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहला चीज npm इंस्टॉल @angular/cli, ये जो हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि एंगुलर CLI जो है हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो जब जैसे ही हम लोग ng कमांड लिखते हैं या कुछ भी, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि वो कमांड किसका है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके कोई भी कमांड हिट करेंगे वो वर्क कर जाएगा, नहीं। कुछ भी अपने मन से लिखेंगे नहीं वर्क करेगा, वो कमांड लाइन उसके पास इंस्टॉल होता है, वो पहले उसका कमांड पर्टिकुलर इंस्टॉल है। जैसे मान के चलिए गिट का हम लोग करते थे, अगर आपके सिस्टम में गिट नहीं है और जब आप गिट हिट करते हैं तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही गिट इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जब ये देते हैं कमांड तो आपका वर्क करता है, ठीक है। तो उसी टाइप से सबका अपना अपना लाइब्रेरी पैकेजेस जो है उस टाइप से वर्क करता है। तो जैसे ही हम लोग npm इंस्टॉल जब करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास ये सारा फोल्डर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से ये जो फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, सारा जो भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, मीन्स कुछ भी अगर हम लोग कोई भी चीज अगर आगे जाके लिख रहे हैं, मान के चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं बूटस्ट्रैप का, जो हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। तो अगर हम लोग इसको हटाइए जरा सा, सेकंड चीज जो भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसके लिए हमें इंटरनेट होना मस्ट है। अगर नेट नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। कारण क्या है कि जैसे ही हम लोग कमांड को हिट करते हैं, ये जाता है अपने सर्वर पे, एंगुलर के सर्वर से कनेक्ट होता है, और उसके बाद ये जितना भी उसका पैकेज, जो भी फाइल फोल्डर लाइब्रेरी जो भी रिक्वायर्ड है, वो सब इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है। इसीलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी होना मस्ट है। सेकंड चीज, तो जब भी हम लोग कमांड हिट करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो भी फोल्डर है वो डिपेंडेंसी आना स्टार्ट होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बूटस्ट्रैप का। हम लोग क्या करते थे अभी तक, तो बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाकर उसका जो सीडीएन जिसको हम लोग बोलते हैं, लिंक जो होता है, उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं। बट सपोज दैट आप अगर उसे ऐड नहीं करते हैं तो क्या होता है, वर्क नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो पूरा जो फाइल है बूटस्ट्रैप का, जो 3-4 फोल्ड जो फाइल हम लोग रखते हैं, तो वो सारा चीज को या तो हम अपने लोकल में रख ले सकते हैं डाउनलोड करके, और उसके बाद उस पे वर्क कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है एंगुलर में, जब भी हम कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं तो जो भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, मीन्स डिपेंडेंट लाइब्रेरी, जो भी चीज है, वो सबके सब नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए आप इसका फाइल साइज देख सकते हैं, ये दिखा रहा है 260 MB। तो एक्चुअली ये पूरा प्रोजेक्ट का जो फाइल साइज है, सिर्फ ये नोड मॉड्यूल्स के कारण ही ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी चीज है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो जब आप इसको ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको दिखेगा कि हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है @एंगुलर, आप इसके अंदर जाइए, जो हम लोग एंगुलर CLI इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको सारा जो होता है वो यहाँ अवेलेबल है। आप इसका फाइल साइज देख सकते हैं, मीन्स फोल्डर का साइज कितना है, 587 आइटम, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, हम लोग जो भी इंस्टॉल करेंगे आगे चल के भी हम लोग को कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, सपोज मान लीजिए बूटस्ट्रैप का, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअली में जो भी हम उस फोल्डर में गया है, ठीक है, मीन्स नोड मॉड्यूल जो फोल्डर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी, मीन्स जो भी चीज आपको प्रोजेक्ट को रन करने में रिक्वायरमेंट है, वो सब के सब इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है।
तो ये हुआ नोड मॉड्यूल्स के बारे में। तो इसीलिए जिस जिस प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स रहता है, उसे हम बोलते हैं नोड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है? क्योंकि जो भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा, उसमें नोड मॉड्यूल्स होगा ही होगा। जैसे मान के चलिए, आप नोड जेएस अगर पढ़ते हैं, तो उसमें नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होता है वहाँ भी। रिएक्ट पढ़ते हैं, वहाँ भी आपको नोड मॉड्यूल्स रहता है। तो जो भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन है, उस सब में नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर एक बनेगा ही बनेगा। और यहाँ जो दिख रहा है डॉट एंगुलर या डॉट वीएस कोड, ये सब फ़ोल्डर बस नॉर्मल है, इससे हमें नहीं मतलब है। ये सब अपना कैचे फाइल जो बनाता है, उस टाइप से टेम्प फाइल कह सकते हैं आप इसको। तो मान के चलिए कोई चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है या इंस्टॉल्ड हुआ है, 2 चीज़ें। एक हुआ कि डिपेंडेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, दूसरा कि हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है। तो इसका कन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा कि इसमें मान लीजिए इसके अंदर क्या-क्या चीज़ इंस्टॉल्ड हुआ है। अब आपको अगर कोई सर्च करने बोले, तो आप इतना में नहीं सर्च कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे आइटम नंबर कितना है, 587 है। तो सर्च करना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए क्या है कि जो भी जिसे होता है डायरेक्टरी जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहाँ अवेलेबल होता है, तो एक होता है पैकेज नाम का और दूसरा होता है पैकेज लॉक। ये दोनों का अगर आप फाइल का एक्सटेंशन देखिए तो क्या है, जेसॉन सोर्स फाइल है। मतलब जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है, जेसॉन है। तो होता क्या है कि जो भी चीज हमारा नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, वो सब के सब पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहेगा एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर रहेगा। हम लोग जेसन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फाइल फॉर्मेट जेसन का है। इसको एक बार हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, एक फाइल के बारे में, मीन्स फोल्डर के बारे में, वो कौन है, नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं पैकेज के बारे में, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉक डॉट जेसन के बारे में। ये दोनों में अंतर क्या है जो देखते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन में क्या होगा कि जो भी चीज आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट ये आपके लोकल में है या नहीं, उससे नहीं मैटर करेगा। सपोज दैट आप, अगर आप पीजी का डिग्री लेने जाते हैं, मान लीजिए पीजी के एजुके मतलब पीजी में आप एडमिशन लेना है आपको, तो पीजी में एडमिशन के लिए क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो आपको पता है। 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12th होना चाहिए, फिर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप पीजी में जाके ले सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका रिक्वायरमेंट के लिए बात किया गया है। ये नहीं है कि हो सकता है कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं हो। 10th का नहीं हो, इंटर का मतलब 12th का नहीं हो, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि कौन-सा है और नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है, वो मेन चीज़ हम बात कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से, तो यहाँ पे जो पैकेज डॉट जेसन है, ये क्या करता है कि आपके लिए रिक्वायरमेंट, आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, कौन-कौन ऐसा फाइल है जो कंपल्सरी है कि होना ही चाहिए, वो चीज़ ये पैकेज डॉट जेसन कन्फर्म करता है। ठीक है? सेकंड चीज़, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, ये सारा चीज़ आपके प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंट है। ये नहीं रहेगा तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है? लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पैकेज डॉट जेसन में। पैकेज डॉट जेसन का मतलब हुआ कि ये चीज़ रिक्वायरमेंट है और नहीं वो सेकेंडरी है। कंपल्सरी ये होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये सारा चीज़ ये क्या है, तो ये है आपको डिपेंडेंसी। और इसी का एक और नीचे लिस्ट आप देख सकते हैं, जो है डेव डिपेंडेंसी। यहाँ पे है डेव डिपेंडेंसी। तो जबकि आप एक चीज और देख सकते हैं क्या, जो चीज ऊपर लिखा हुआ है, तो लगभग आपको सिमिलरिटी नीचे भी मिल रहा है। अगर आप चेक कीजिए तो क्या है, तो बिल्ड एंगुलर 14.2.13 ऊपर भी है क्या, नहीं है। ओके, कर्मा जैस्मीन कोर, ओके ठीक है। तो ये जो भी है, ठीक है, ये दोनों चीज जो है हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो ये तो हो गया कि ये रहेगा तब चलेगा। तो फिर पैकेज लॉक क्या है, तो यहाँ पे नाम के अनुसार आप समझ सकते हैं लॉक के मतलब क्या हुआ कि वो आपके सिस्टम में लॉक कर दिया गया, एक तरह से आप इस टाइप से समझ सकते हैं उसमें। तो पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करेगा कि जो जो चीज आपके लोकल में अवेलेबल है, इट मीन्स आपको पीजी डिग्री लेना था, तो पीजी डिग्री के लिए 10th चाहिए, 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, तीन चीज। अब आप कंफर्म हो गए कि आपके पास ये तीनों डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स
जो 10th 12th ये तीनों जो है आप कंफर्म है कि है, तो सेम चीज हुआ कि ये पैकेज लॉक जो होता है, ये क्या करता है कि जब हम नोड मॉड्यूल्स बनता है, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स जब हम कमांड हिट करते हैं, तो जब हमारा इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट होता है, तो उस दौरान क्या होता है, पैकेज लॉक के अंदर, ठीक है, पैकेज लॉक के अंदर आपका एंट्री होना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स ये छोटा कैसे आ जाता है, किन्हीं को आइडिया है क्या? एक हुआ है आपका नोड मॉड्यूल्स, दूसरा पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, तो आप जैसे ही, और एक और हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग रख लेते हैं, इंटरनेट नाम रख देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही आप अगर कमांड हिट करते हैं, npm इंस्टॉल, या फिर जो आप फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन करना, तो उस टाइम तो क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट सेटअप स्टार्ट हुआ, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर फोल्डर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो ये आया इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी फोल्डर हम देख रहे थे वो बारी बारी से बन क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे, और सेकेंड चीज, तो नोड मॉड्यूल्स को क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, ये पता कैसे चलेगा, तो पीजी के लिए अगर हमें डिग्री लेना है या मतलब एंट्री करना है पीजी के लिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट जो था, क्या क्या था, 10th है, ठीक है, उसके बाद 12th है। तो ये रजिस्ट्री किसके पास था, ये था आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ है, पैकेज डॉट जेसन क्या कर रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, वो पैकेज डॉट जेसन में एंट्री रखेगा। ठीक है, एक लाइन ये आप याद रख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर प्रोजेक्ट डिपेंडेंट जो भी चीज है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वो इसमें रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बूटस्ट्रैप चाहिए और भी कुछ कुछ चाहिए, जो सब इसके पास रहेगा। मान लीजिए टाइप स्क्रिप्ट है, तो टाइप स्क्रिप्ट कितना, कौन सा वर्जन चाहिए, तो सारा चीज का डिटेल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप कमांड हिट किए हैं, पैक ये नेट के थ्रू क्या करेगा, तो इसमें वो चेक करेगा कि कौन कौन से लाइब्रेरी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए टाइप स्क्रिप्ट हुआ, बूटस्ट्रैप हुआ, कुछ इसी टाइप से और भी है जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगा, पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से इंटरनेट के थ्रू वो चीज को वो नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, मतलब नेट को कहाँ से पता चलेगा, जब आप npm कमांड हिट किए हैं, तो npm को पता कैसे कैसे चलेगा कि आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि npm के पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा फाइल है। उसके बाद जो भी चीज नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल्ड हुआ है, अब इसके पास भी तो पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज इंस्टॉल्ड हो गया है और हमारे लोकल सिस्टम में क्या क्या चीज है। तो उसका एंट्री कहाँ रहेगा, उसका एंट्री रहेगा पैकेज लॉक के अंदर। क्योंकि जैसे ही पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया, वो पैकेज लॉक में जाके लॉक हो जाएगा। मतलब एक पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ, वो पैकेज लॉक हुआ, सेकंड पैकेज इंस्टॉल्ड, सेकंड पैकेज लॉक। इस टाइप से क्या होगा कि जितना भी डिपेंडेंसी है प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, तो अब एक बार फिर से, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जो भी डिपेंडेंसी है, वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहेगा, जो भी चीज हमारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी है। सेकंड, जब हम इंस्टॉल्ड करेंगे, तो वो पैकेज हमारा इंस्टॉल्ड होगा नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स क्या करेगा, सारा पैकेज को रखेगा। एंड पैकेज लॉक क्या करेगा, तो जो भी पैकेज लोकल में इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है, वो सारा कहाँ रहेगा, एंट्री उसका पैकेज लॉक के अंदर रहेगा। ये तीन फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर है, तो बोलिए किन्हीं को डाउट है किसी में, तो बताइए। और ये जो भी इंटरनेट के थ्रू वो जो आ रहा है, वो कहाँ से आता है, तो जब हम आगे चल के कमांड हिट करेंगे, मान लीजिए आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है, और सपोज दैट हमने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, तो आपको वो प्रोजेक्ट में क्योंकि विदाउट नोड मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट रन नहीं होगा।
पहला पॉइंट ये है। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स नहीं है, तो कैसे आएगा? जो भी चीज आगे चल के आएगा आपको, वो एनपीएम के थ्रू आता है। जो भी चीज अभी भी हमें मिल रहा है, ये जो हम लोग यहाँ पे जो इंटरनेट लिखे हैं, वो एक्चुअली में इंटरनेट कुछ और नहीं है, ये एनपीएम है। क्लियर? तो ये है। और एनपीएम का मतलब क्या होता है? तो नोड पैकेज मैनेजर, ये होता है। तो ये तीन क्लियर है या किन्हीं को कुछ पूछना है? प्रियांजन, अंजलि, नीरज है क्या? कोई डॉट नहीं? चलिए, आवाज जा रहा है ना? यस सर। ओके। तो ये जो तीन जो है, ये मेन है, क्योंकि तीनों के बारे में इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। ठीक है? कि नोड मॉड्यूल्स होता क्या है, पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या होता है, और पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। और फोल्डर स्ट्रक्चर जिस टाइप से इम्पोर्ट इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, सेम उसी टाइप से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मान लीजिए रिएक्ट का देते हैं, नोड का देते हैं, एंगुलर का देते हैं, या व्यू जेएस, कोई भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन का इंटरव्यू देते हैं, उसमें ये तीनों के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि ये तीनों जो फ़ोल्डर है, वो जितना भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन है, वो सब में बनता है। तो सब जगह मतलब जो आंसर जो होगा, सेम होगा। इसमें आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। तो जो भी चीज़ हम लोग को प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ रहेगा? पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहेगा कि क्या-क्या डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट में। सेकंड, प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, जो भी चीज़ रहा, तो कौन-कौन लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होना है, तो जो भी इंस्टॉल्ड होगा लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी आपको नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर के अंदर बनेगा। और क्या-क्या चीज़ इंस्टॉल्ड हो गया है, उसका कन्फर्मेशन के लिए पैकेज लॉक डॉट जेसन है। तो पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन के अंदर सारा एंट्री अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है? तो ये 3 चीज़ रहा। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा समझते हैं कि जो भी चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक्चुअली मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट शेयर करना है, इतना सारा फ़ोल्डर है, ठीक है? तो सबसे बड़ा फाइल का साइज़ जो हम लोग देखे थे, मान लीजिए आपको यहाँ दिख रहा है फाइल साइज़, तो केबी में सब दिख रहा है। ये 430 443 केबी दिखा रहा है, ये सब केबी है। लेकिन अगर आप देखिए, इसका ज़रूरत नहीं है। नोड मॉड्यूल्स के फाइल को हम देखे थे, तो अराउंड कितना था? तो 256 के अप्रॉक्स था, 200 समथिंग। वहीं पे आप एसआरसी को देखिए, नहीं दिखा रहा है क्या? प्रॉपर्टीज है। क्या फाइल साइज है? 29 केबी। ठीक है? इसका मतलब इसका भी कम है। नोड मॉड्यूल्स एक बार चेक करते हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये भी बढ़ रहा है। चलिए, आकर बंद हो गया। 260 एमबी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो फाइल है वो कौन है? फोल्डर का साइज जो है वो नोड मॉड्यूल्स ही है। इट मीन जब हम प्रोजेक्ट अगर शेयर करेंगे, तो अगर आप इसको जिप भी करना चाहिएगा ना, तो बहुत टाइम लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारा फोल्डर है और वो छोटा-छोटा फाइल है। इस कारण से बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कभी भी जब हम प्रोजेक्ट किसी को शेयर करना है, तो क्या करेंगे कि इसमें से नोड मॉड्यूल्स को हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है? बाकी जितना भी फाइल है, इवन आप चाहे तो ये दोनों को भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि वो डॉट एक्सटेंशन के साथ है, तो उसका कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे डॉट गीट होता है ना, तो उसी टाइप से, तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। बाकी ये सारा को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। मान के चलिए हमने इसको शेयर कर दिया। अब वो प्रोजेक्ट रन होने के लिए हमें पता है कि नोड मॉड्यूल्स होना कंपलसरी है। तो फिर नोड मॉड्यूल्स कैसे आएगा? तो एक काम करते हैं, ये सारा प्रोजेक्ट को मैं दूसरे फ़ोल्डर में रखता हूँ। ठीक है? हो गया। अब इसको हम लोग जो टर्मिनल वीएस कोड में रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, चलिए कमांड में रन करते हैं, सीएमडी में। हो सकता है या नहीं, देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर रन करने के लिए कमांड क्या है? npm start या ng serve, दोनों कमांड आप हिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या दे रहा है। node package may not be installed, try installing with npm install। कुछ समझ में आया?
क्योंकि हमने क्या बात किया था कि एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इट मींस एनजी सर्व करने के लिए या एनपीएम स्टार्ट के लिए आपके पास नोड मॉड्यूल्स होना कंपलसरी है। बट इस फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स नहीं है। जब नहीं है तो वो रन नहीं होगा। इसीलिए हमें वो क्या मिल गया, एरर मिल गया। तो अब क्या करना होगा, हमें नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे लाना होगा। ठीक है। और नोड मॉड्यूल्स आएगा कैसे? तो नोड मॉड्यूल्स लाने के लिए हम लोग जब फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट रन करते हैं तो क्या करते हैं, एनजी न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। करेक्ट। और एनजी न्यू के हेल्प से ही क्या होता है ना कि वो नोड मॉड्यूल्स आपका जनरेट हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो हम रन नहीं करने जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका कमांड ओके नहीं है, यहाँ लिख दीजिए npm इंस्टॉल, या ये सब कमांड जो है ना लिखते जाइएगा, आपको हेल्प करेगा नोट बनाने में, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है। तो या तो हम npm इंस्टॉल करेंगे या फिर npm अपडेट करेंगे, दोनों में से कोई भी कीजिएगा, आपका वर्क कर जाएगा। लेकिन npm इंस्टॉल कब करेंगे एंड npm अपडेट कब करेंगे वो देखते हैं। तो npm इंस्टॉल लिखिए और देखते हैं कि क्या होता है। ये रहा हमारा, ये रहा कमांड विंडो। ठीक है। हिट करते हैं। जैसे ही हिट करेंगे वैसे ही नोड मॉड्यूल से एक फोल्डर बन के आ जाएगा। यहाँ नीचे देखिए आ रहा है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। इंस्टॉल हो गया क्या? इंस्टॉल हो गया। ये बन के फोल्डर आपको आ गया। अब आप यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बन के जब आ गया है तो चलिए प्रोजेक्ट रन करते हैं। CLR किससे होता है, CLEAR। ओके, जो भी है छोड़िए। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोजेक्ट को रन करते हैं। चलिए CMD ओपन करूँ फिर से। और प्रोजेक्ट रन करने का क्या कमांड था, ng सर्व या npm स्टार्ट। SERVE ng सर्व हुआ। देखते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो गया, जबकि वहां पे क्या हुआ था पिछले बार, इसी पॉइंट पे हमें वो एरर आ गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है। सेकंड चीज इसको बंद कीजिए। तो अभी हम लोग क्या किए, एनजी सर्व की हेल्प से प्रोजेक्ट को रन किए। अब हम लोग एनपीएम स्टार्ट से करते हैं और देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो एनपीएम स्टार्ट, ये भी कमांड लिख लीजिए। ये सब नोट डाउन करते जाइएगा। एनपीएम स्टार्ट या एनजी सर्व किस लिए यूज होता है, प्रोजेक्ट रन के लिए। लिख लिए, ये सारा लिख लीजिएगा कमांड। एनपीएम स्टार्ट से क्या हुआ, एनजी सर्व से क्या हुआ, प्रोजेक्ट रन हुआ। एनपीएम इंस्टॉल या एनपीएम अपडेट से क्या हुआ, नोड मॉड्यूल्स का इंस्टॉलेशन होता है। हो गया ना? अगर रुकने का रहेगा तो बोलिएगा रुकने। मैं समझ रहा हूँ कि आप लिख लिए होंगे। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, एनपीएम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब आप एनपीएम स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको यहाँ कमांड दिखा, एनजी सर्व। मीन्स इंटरनली वो क्या करता है, तो एनजी सर्व को ही पहले रन कराता है। आप एनपीएम स्टार्ट भी जब करिएगा तो आपको यहाँ पे एनजी सर्व किया, लेकिन यही चीज आप एनजी सर्व से जब कर रहे हैं, आप देखिए दोनों में डिफरेंस। यस कीजिए। और हाँ, प्रोजेक्ट अगर चल रहा है और आपको बंद करना है अगर सर्वर को, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी। ठीक है। कंट्रोल सी आप कीजिएगा, ये आपको मांग रहा है, क्या बोल रहा है, टर्मिनेटिंग बैच जॉब, यस और नो। तो मीन्स आप जो जॉब चल रहा है अभी उसको आप बंद करना चाहते हैं, यस या नो कंफर्म कीजिए। यस कर देते हैं। कैपिटल अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करेगा। ओके। तो हमने क्या किया, एनपीएम स्टार्ट। अब यही चीज हम लोग एनजी सर्व से देखते हैं। तो ऑलरेडी एक चीज पता है कि सीएमडी में जो भी हम लिखते हैं ना वो हिस्ट्री में इसका मेंटेन हो जाता है, जो अपर एरो दबाइएगा तो आपको आ जाएगा। आ रहा है। ओके, टर्मिनल बंद कर दिए थे हम लोग। तो एनजी सर्व दीजिए और देखते हैं कि एनजी सर्व जब लिखते हैं तब क्या ये दोनों लाइन आता है क्या, या एटलीस्ट नीचे वाला लाइन, या क्या होता है कि ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट रन करता है, स्टार्ट कर देता है, क्या होता है, क्या हुआ, डायरेक्ट इसने पैकेज इंस्टॉल मीन्स स्टार्ट करना स्टार्ट कर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? तो ये दोनों डिफरेंस है। सेकंड चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? हो सर। तो अब समझ, तो समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट हमें जब शेयर करना है तो क्या चीज शेयर करते हैं।
ठीक है? नोड मॉड्यूल्स को कभी नहीं शेयर करेंगे, नोड मॉड्यूल शेयर छोड़कर आप सबको कर सकते हैं। और ये फाइल जो है आपको जनरेट कब हुआ था, ये पता चला? चलिए, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये छोटा-छोटा बेसिक पॉइंट है, लेकिन अगर इस पे क्लियरिटी नहीं रहेगा, तो इंटरव्यू में छोटा-छोटा चीज़ में आपको फँसाएगा। और इवन आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कौन-सा काम कब होता है, कौन कमांड कब रन हो रहा है। मान लीजिए अभी जो है आपको डॉट एंगुलर नाम का कोई फ़ोल्डर नहीं है, ठीक है? अब प्रोजेक्ट रन कीजिए, कोई भी कमांड से npm start या ngserve कोई भी। देखिएगा वैसे ही आपका ये फाइल आपका यहाँ पे जो लिखता है ना, ब्राउजिंग और जनरेटिंग, जनरेटिंग लिख रहा है ना, आपका यहाँ फाइल जनरेट हो जाएगा। इसको रिलोड कीजिए, आप देखिए, आ गया। मीन्स जब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो जो बंडल जो बन रहा है, वही वो क्या करता है, वो डॉट एंगुलर नाम के एक्सटेंशन से क्रिएट कर देता है। ठीक है? इसीलिए इस फ़ोल्डर को भी हमें शेयर करना कोई कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा मीन्स नोड मॉड्यूल्स को छोड़कर सारा फाइल हम शेयर कर देंगे। क्लियर? अब हम एक चीज़ और पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक कमांड लिखा npm installed एंड npm अपडेट का। तो इससे क्या हुआ? इसको हम लोग चल रहा है, चलने दीजिए। तो मान लीजिए कि जब आप npm इंस्टॉल करते हैं, ये बड़ा कैसे होता है? पता नहीं कैसे-कैसे हो गया है। हुँ, तो जब हम लोग कमांड अगर हिट करते हैं npm सॉरी इंस्टॉल, ठीक है? तो जब हम npm इंस्टॉल लिखेंगे ना, तो क्या होता है कि वो कहाँ जाएगा, तो npm वेबसाइट पे आपको कनेक्ट करेगा। ये रहा npm वेबसाइट। जब आप इसको ओपन कीजिएगा ना, देखिए दिखाता हूँ 1 सेकंड। इसमें बहुत सारा पैकेज रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, देखते हैं कहीं पे कुछ हो, नहीं दिखा रहा है कहीं पर। ओके, एक काम करता हूँ, कोई क्या-क्या लूँ? ओके, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। हुँ, चलिए। मान लीजिए ये बूटस्ट्रैप का पैकेज रहा, ठीक है? अब आप इसको अगर यूज़ करना है, इसको हमें इंस्टॉल करना है, तो कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको कमांड दिख रहा है, npm i bootstrap, ठीक है? तो जब आप जैसे ही अगर npm i bootstrap हिट करते हैं, मान लीजिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है इंस्टॉल। किसी भी फ़ोल्डर में कर दीजिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए वीएस कोड में ही करते हैं। कहाँ गया? हुँ, ओपन इन टर्मिनल। ठीक है? तो मैंने कमांड वहाँ से कॉपी करके लाया है। कॉपी करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। ये आइकन को क्लिक कीजिए, वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने पे ऊपर दिखा रहा है क्लिपबोर्ड में। इसको पेस्ट कीजिए। जब आप जैसे ही इसको अगर कमांड को देते हैं, ठीक है? ये क्या करेगा, npm कमांड के हेल्प से npm सर्वर पे ये कनेक्ट करेगा, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि बूटस्ट्रैप का जो भी पैकेज रहेगा, वो आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये काम होता है। आप देख सकते हैं इंस्टॉल होना हो गया और यहाँ पे दिखा दिया क्या 130 पैकेजेस। कितना पैकेज ऐड हुआ, दो पैकेज ऐड हुआ, रिमूव्ड वन पैकेज, ऑडिटेड 943 पैकेज, कुछ कुछ मतलब इंफॉर्मेशन अपना वो दे दिया, उससे नहीं मतलब है। तो सेम इसी टाइप से जब हम कमांड हिट करते हैं npm इंस्टॉल, तो होता क्या है कि वो npm के वेबसाइट से गया
और उससे रिलेटेड जो काम था npm इंस्टॉल के हेल्प से, वो क्या करेगा कि जो भी चीज है वो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। बट जो इंस्टॉल्ड होना है, कोई भी चीज इंस्टॉल्ड हो रहा है, वो पता कैसे चला? तो जब हम npm इंस्टॉल रखें मतलब करते हैं, तो वो चेक करता है किसको, पैकेज डॉट जेसन को। क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एनपीएम वेबसाइट पे अगर जाइए, तो इसके पास तो बहुत कुछ है। तो ऐसा थोड़ी है कि सबको सब इंस्टॉल कर देगा, नहीं। वो इंस्टॉल्ड वही करेगा जो आपका नीड है। आपके पास अगर करोड़ों रुपीज़ है, तो किसी को अगर देना है तो उतना ही दीजिएगा ना जिसका ड्यूज़ है जितना। ऐसा थोड़ी है कि हम सारा रुपीज़ दे देंगे उसको। तो वही चीज़, इसको भी जो भी पैकेजेस जिस प्रोजेक्ट को चाहिए, तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। कहाँ पर है? तो पैकेज के अंदर, मीन्स पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, वही चीज़ क्या होगा, वो एनपीएम उसको देगा। तो जब हम एनपीएम इंस्टॉल करते हैं, तो एनपीएम सर्वर पे गया और वहाँ से इंस्टॉल कर लेता है। लेकिन जब हम एनपीएम अपडेट करते हैं, क्योंकि हमने दोनों कमांड लिखा, तो एनपीएम अपडेट जब किए, तब क्या हुआ? तो जब npm अपडेट करते हैं, तो जब इंस्टॉल जब कर रहे हैं, तो ये तो हमें हुआ कि नया कंप्लीटली वो इंस्टॉलेशन कर रहा है। npm अपडेट जब किए, तो मान के चलिए कि आपका जो भी काम होगा पैकेज जेसन के कारण ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। मेन यही फाइल है। तो जब हम npm अपडेट लिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो चेक करेगा ये सारा डिपेंडेंसी को। आवाज कट रहा है और किन्हीं को क्या? हेलो? नहीं कर रहा है नहीं सर। सर। ओके, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए अगर कट रहा है तो। हुँ। तो जब हम npm अपडेट करते हैं ना, तो क्या हो रहा है? जो भी काम होगा पैकेज डॉट जेसन के कारण ही होगा, क्योंकि यही आपका मेन है, ठीक है? तो जब जैसे ही हमने npm अपडेट किया, वो क्या किया कि यहाँ जो भी वर्जन दिया हुआ है ना प्रोजेक्ट का, ये जो भी लिखा हुआ है ना 2.4 जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ये सारा पैकेज का वर्जन लिखा हुआ है कि मान लीजिए हम लोग बूटस्ट्रैप किसमें इंस्टॉल किए? दूसरा वाला में किए थे लगता है। इसको ओपन करते हैं। बूटस्ट्रैप है कहीं पे? पता नहीं किस में इंस्टॉल कर दिए, यहाँ नहीं दिखा रहा है। ओके ठीक है। देखिए, तो जो भी चीज यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, ये जितना भी चीज है ये सब का सब उसका वर्जन लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि ये एनपीएम वेबसाइट पे वो कंपेयर करेगा कि कोई अपडेटेड वर्जन है क्या। मान लीजिए यहाँ पे जो है 5.3, हाँ बूटस्ट्रैप यहाँ मिला। ये बूटस्ट्रैप कौन सा है? 5.3.2 है। तो जब अगर मान लीजिए कि ये 5.3.2 है और अगर सपोज अभी लेटेस्ट में 6 आ गया हो, ठीक है? तो जैसे ही आप एनपीएम अपडेट कीजिएगा ना, तो ये 5 जो है ना, वो चेंज होके 6 हो जाएगा। मीन्स क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में क्या है? 6 का रिक्वायरमेंट है और आपके पास कौन है? पीछे का वर्जन चल रहा है। तो जैसे ही आप एनपीएम अपडेट कीजिएगा, ये अपडेट कर देगा। तो ये ध्यान रहे। तो npm अपडेट हम तभी हिट करते हैं कमांड, जब हमें सारा पैकेज को अपडेट करवा लेना है, ठीक है? लेकिन npm इंस्टॉल जब करेंगे तो क्या होगा कि जो भी चीज यहाँ लिखा हुआ है ना, वही पैकेज को आपका लोकल में इंस्टॉल करेगा। समझ में आ गया? इसीलिए मतलब जनरली वही होगा कि आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट जो भी लिखा हुआ है, npm अपडेट जब कीजिएगा और मान लीजिए कुछ वर्जन का डिफरेंस आ रहा है, जैसे जनरली हम लोग शेयर करते हैं, किसी ने क्या, मान लीजिए आप 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सपोज दैट किसी ने क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पैकेज को इंस्टॉल किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एबीसी नाम का पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है? और वो उसमें क्या था, मेरा सिर्फ काम था। तो मैं अपना पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैंने काम कर लिया। अब इश्यू क्या है कि जब आप इसी प्रोजेक्ट को आप लिए, आप रन कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि आपके पास लोकल में ये फ़ोल्डर नहीं है। लोकल इन द सेंस नोड मॉड्यूल्स में नहीं है। तो जब नहीं है, तो इसके कारण जहाँ पे भी कोई कोड लिखा हुआ है, वो तो ब्रेक करेगा। अब आपको आएगा एरर। तो जब एरर आएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ये पैकेज आपके पास नहीं है। आपको करना क्या है? npm अपडेट कीजिए। आप जैसे ही npm अपडेट कीजिएगा, तो ये जो पैकेज जो मिसिंग जो था आपके पास, ठीक है, एबीसी नाम का, ये क्या होगा, आपके लोकल में इंस्टॉल हो जाएगा।
समझ में आ गया? या npm इंस्टॉल जब कीजिएगा तो पूरा का पूरा नया इंस्टॉल होगा आपका। तो npm इंस्टॉल मत करने जाइए। जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप आगे जाके कर रहे हैं तो npm अपडेट कीजिए। तो क्या होगा, जो भी पैकेज में पैकेज डॉट जेसन में कुछ भी नया एंट्री आएगा और आपके लोकल में अगर नहीं है, वो आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो यही चीज इसमें है। थोड़ा बहुत ये आएगा अभी समझ में, आगे चल के फिर धीरे धीरे आइडिया मिलेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या समझ गए, एनपीएम इंस्टॉल क्या हुआ, एनपीएम अपडेट क्या हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनपीएम अपडेट वाला। कारण क्या है कि जैसे ही आप किसी से प्रोजेक्ट लेते हैं, तो मान लीजिए कि आप तो जिस पैकेज पे काम कर रहे थे वही है, लेकिन कोई आपका टीममेट जो है किसी दूसरे पैकेज को उसने इंस्टॉल कर लिया और अब आपके पास वो लोकल है नहीं, आपका कोड क्या हुआ, ब्रेक हो गया, आप रन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे ही गिट पुल लीजिएगा आपका कोड वो ब्रेक कर जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एनपीएम अपडेट कर दीजिए बस। आप जैसे ही एनपीएम अपडेट कीजिएगा आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था आपको एक बेसिक आइडिया कि हम एनपीएम अपडेट कैसे कर रहे हैं, एनपीएम इंस्टॉल का क्या काम है, ठीक है। और कुछ कुछ कमांड हम लोग यहाँ देखे कि कैसे काम कर रहा है, ये सब के सब ये चीज। कोई डाउट है किसी भी कमांड में तो बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, नोड मॉड्यूल्स देखा, उसके बाद पैकेज के बारे में देखा और पैकेज लॉक के बारे में। कुछ कुछ और फोल्डर है, इसमें से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक हम लोग मेन अभी लेकर चलेंगे, बाकी को हम बाद में देखेंगे। सोर्स एसआरसी। तो जब आप एसआरसी को ओपन कीजिएगा तो यही आपका मेन प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग को कोड लिखना है, वो फोल्डर आपका एसआरसी है। ठीक है। एसआरसी फोल्डर में क्या होता है, तो अगर आप ओपन कीजिए तो अब मैं इसको आपको वीएस कोड में लेकर चलता हूँ। एसआरसी ओपन कीजिए और एसआरसी के अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है जो देखिए, ये जितना भी है सब के सब एसआरसी में है। ठीक है। कहां तक, तो यहां तक। अगर आपको पता ना चले, आप इसको बंद कीजिए, आपको दिखेगा कि उसके अंदर का जितना था सब के सब बंद हुआ। तो इसमें सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, टेस्ट डॉट टी छोड़िए, स्टाइल डॉट सी एस एस। ये क्या है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस जो है ये ग्लोबल फाइल है, आपको इवन यहाँ लिखा हुआ है यू कैन ऐड ए ग्लोबल स्टाइल टू दिस फाइल। मतलब आप स्टाइल डॉट सी एस एस में कोई कोड लिख देते हैं, मान लीजिए आपने H1 के लिए कोई कोड लिख दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, कुछ ऐसा हम लिख देते हैं। अब जब आप ये H1 के लिए आप यहाँ पर आपने ग्लोबली में वो कलर सेट कर दिया ना, जो जावास्क्रिप्ट में जिसे हम समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, तो अब आप जब ग्लोबल में ही आप H1 को रेड कर दिए हैं, तो लोकल किसी भी फाइल में आप H1 को ब्लू कीजिए, ग्रीन कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये वाला इफेक्ट हो जाएगा। मीन्स अगर वहां पे नहीं आप कर रहे हैं ना, तो यहाँ से कोड वो ले लेगा, लोकल वाला तो प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे किसी को नहीं दिए हैं कलर और आप H1 कहीं लिखे हैं, तो वो रेड कर देगा। एक मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। तो हम लोग ले रहे हैं H1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट को रन करने दीजिए। प्रोजेक्ट मेरा रन नहीं है क्योंकि कमांड में चल रहा था। बंद हो गया क्या, ठीक है, बंद है लग रहा है। npm स्टार्ट या ng सर्व कोई भी कमांड कर देंगे। सेटअप हुआ, हटाइए इसको। लोकल 4200 आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। जबकि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में कोई भी कलर सेट नहीं किए हैं, लेकिन कलर सेट कहाँ है, तो ग्लोबल में है। अब एक काम करते हैं, ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, मैं रुकिए रुकिए रुकिए, इसी के सीएसएस में सेट करता हूँ। तो जैसे नॉर्मल हम एचटीएमएल लिखते हैं ना, सेम वैसे ही लिखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ग्रीन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज पता है, लोकल का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो हम लोग लोकल में कर दिए हैं सेट। और यहाँ क्या है, तो ये ग्लोबल में है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ हम कलर दे देते हैं, मान लीजिए
बॉर्डर का कलर सेट कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो। पिक्सल थोड़ा बढ़ा दे तो पता चलेगा। चलिए, दिख रहा है? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ग्लोबली में जो कलर है रेड है, बॉर्डर येलो है। लोकल में जो हमने दिया है बैकग्राउंड कलर को ग्रीन दिया है, ग्लोबल में बैकग्राउंड कलर रेड है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि कोड का इफेक्ट क्या आया। ग्रीन येलो, ग्रीन कहाँ है? तो ग्रीन आपका लोकल में दिया हुआ है कोड के साथ, और येलो कहाँ है? तो येलो ग्लोबल में है। मतलब जो कोड उसको लोकल में मिला उसको उसने इग्नोर किया, जो कोड ग्लोबल में मिला मीन्स ग्लोबल और लोकल दोनों को कंबाइन करके जो भी चीज ग्लोबल में मिल रहा है उसको लेते गया। लोकल वाले को अगर लोकल मिला है तो उसको इफेक्ट करेगा, नहीं मिला ग्लोबल में कुछ है ग्लोबल से ले लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं तो ग्लोबली में जो कोड लिखाएगा वो कौन है? स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल। मीन्स आप जिसे चाहते हैं ना कि पूरे पेज में एक बॉर्डर रहे चारों तरफ, हमें हमेशा जितना ही पेज आए सब में आप ग्लोबल में कोड लिख दीजिए, वो हमेशा इफेक्ट हो जाएगा। कोई भी पेज रहेगा कोई मतलब नहीं है उसको। तो स्टाइल डॉट सीएसएस जो भी कोड लिखेंगे वो ग्लोबल में जाएगा। ठीक है, पॉलीफिल्स को ही फिलहाल छोड़िए, मेन डॉट टीएस को देखिए। तो मेन डॉट टीएस ही जो होता है ना वो हमारा प्रोजेक्ट के लिए एंट्री पॉइंट होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको रन दीजिए। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है? तो जो भी कोड हम एच टी एम एल का लिखेंगे, ऑलरेडी कल हम एक चीज पढ़े थे एसपीए के बारे में, और एसपीए मतलब क्या हुआ? सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज TION, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो HTML का जो पेज है वो कितना है? सिर्फ एक, इंडेक्स डॉट HTML। इसके बाद हमें HTML का पेज नहीं है, जो भी चीज है वो क्या है? कंपोनेंट। हमने कल बात किया था कंपोनेंट। तो जो भी HTML का पेज है वो सिर्फ एक है। तो यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना नहीं है कुछ भी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको बॉडी में एक दिख रहा है एप्रोट लिखा हुआ, ये क्या है आगे हम लोग उसको समझेंगे। बट यहाँ पे कोई कोड ये नहीं कि आप पूरा का पूरा कोड यहाँ लिख दीजिए हो गया खत्म, वर्क करेगा। आप कुछ भी यहाँ लिखिए और देखिए ये वर्क करता है या नहीं करता है। ओके, आपको जब आप मेन फाइल में एंट्री फाइल में जब आप कुछ भी लिख दीजिएगा ना, आपको सर्वर को फिर से रन करना पड़ेगा। श्योर नहीं है कि वो वर्क करेगा ही। सर्वर रन कीजिएगा फिर से तो इफेक्ट करेगा। गलत फाइल में नहीं लिख दिए, हाँ सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आप लिखे हैं। इसीलिए हमें मेन फाइल में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में नहीं लिखना है। हम जो भी प्रोजेक्ट लिखेंगे वो सब के सब लाइव सर्वर नहीं काम करता है क्या पता नहीं। तो जो भी चीज है हम अपने कंपोनेंट पे लिखेंगे, वो कैसे लिखाएगा आगे हम लोग देखेंगे। तो बट यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि स्टाइल डॉट सीएसएस क्या होता है? वो ग्लोबल फाइल होता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है? जो एक मेन इंडेक्स पेज है वो है। दैट्स इट। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर, कोई भी मान लीजिए आप इमेज रखते हैं, ठीक है, तो कहाँ रखेंगे? तो इमेज हो गया या कुछ भी रखना है ना, यहाँ पे एक एसेट्स नाम का फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आप रखिएगा। तो मान के चलिए हमें क्या करना है, इमेज रखना है, और हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं इमेज नाम से। इसके अंदर रख दीजिए फोल्डर को, मीन्स जो भी आपको रखना है इमेज। तो क्या करते हैं, मेरे पास देखना पड़ेगा, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसेट्स इमेज रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ओके, इसमें चला गया। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, इमेज को हम रख दिए। अब चलिए, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इमेज हमारा। अभी इस इमेज को जो है ना हम लोग कॉल करके देखते हैं प्रोजेक्ट में जहाँ पे हमें यूज करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये जो है आप कंपोनेंट, इसी पे ले आते हैं। इमेज टैग लगाइए, एसआरसी में डॉट स्लैश दीजिए, एसेट्स फोल्डर मिल गया।
और यहाँ पर से इमेज फोल्डर मिला, इमेज मिल गया। चलिए सेव करके देखते हैं, कुछ दिखा, आ गया इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को रखना कहाँ है, इमेज फोल्डर के अंदर। अगर बाहर रखेंगे तो क्या वर्क करेगा या नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया, एसेट से बाहर रख दिया इमेज, ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं, इमेज डाउनलोड। क्या हुआ, नहीं आया, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें कुछ भी हम जो रखेंगे वो यहाँ वहां नहीं रखेंगे। कोई भी हार्ड कोडेड जो फाइल है, मींस स्टैटिक फाइल है, सीएसएस का ही फाइल हो या मतलब जनरली जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हुआ, उसको क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर रखेंगे। मान लीजिए आप जेसॉन फाइल आप बना रहे हैं, आप जेसॉन फाइल को कहाँ रखेंगे, एसेट्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि कोड तो सेम है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है। अब यही फाइल को हम लोग एसेट्स में मूव कर देते हैं, ठीक है। कोड सही कर लीजिए। ओ, इमेज तो है नहीं ना, एसेट्स में जाइए, इमेज में जाइए, ये रहा, आ गया। मतलब क्या करना है, हम ये श्योर हो गए कि कोई भी चीज को जो हार्ड कोडेड फाइल है उसको हम एसेट्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई सामान है वहां रख रहे हैं, इसीलिए। तो हम लोग ने यहाँ देख लिया क्या क्या फोल्डर के बारे में। तो ऐप के अंदर हम लोग आते हैं, ऐप के अंदर हमें मिला स्टाइल, जो ग्लोबल स्टाइल हुआ, इंडेक्स, इंडेक्स को हमने देखे, एचटीएमएल फाइल जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो रहता है, और हम लोग ने देखा एसेट्स फाइल को। एक फोल्डर और देखना है, ऐप। अब आप जब ऐप को आप ओपन कीजिएगा ना, यहाँ समझिए थोड़ा, ठीक है। आप जब ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल कितना मिल रहा है, 5 फाइल। कंफ्यूज मत होइए, धीरे धीरे ये हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपको जो प्रोजेक्ट का जो काम करना है ना, वो एसआरसी के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। एसआरसी के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक फाइल मिल जाता है, कंपोनेंट जो हम लोग बात करते हैं वो बन के आता है। वो क्या है, बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम रूट कंपोनेंट ही बोल सकते हैं और बाय डिफॉल्ट भी। तो ऐप कंपोनेंट में आप देखिए, तो आपको क्या है, यहाँ पे एक रॉटिंग नाम का फाइल है, ठीक है। रॉटिंग का मतलब हम कल बात किए थे, रॉटिंग मीन्स क्या हुआ, रूट हुआ कि कहाँ से कहाँ हमें जाना है। तो मान लीजिए मल्टीपल पेज है और एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए कोड जो लिखेंगे वो रॉटिंग के अंदर लिखेंगे। अभी आप इस फाइल को इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आप देखिए, तो कंपोनेंट डॉट सी एस एस, सी एस कंपोनेंट डॉट सी एस एस का मतलब सी एस एस का फाइल और कुछ नहीं। कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, मैं नाम आगे वाला छोड़ दे रहा हूँ, ऐप है, मतलब ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है। ये क्या हुआ, एच टी एम एल का फाइल। मतलब जो भी हम जो कोड लिखेंगे एक्चुअली, क्योंकि मैंने तो बोला कि एच टी एम एल फाइल पे नहीं लिखना है, फाइल यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे कोड लिखना नहीं है, तो फिर कोड लिखाएगा कहाँ है। तो कोड हम लोग लिखेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर। अब केस ये उठता है कि अब मल्टीपल कोड हमें लिखना है, मल्टीपल फाइल बनाना है, मान लीजिए होम, गैलरी, कॉन्टैक्ट, इस टाइप का। तो फिर ऐप के अंदर कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फाइल है। तो एक फाइल है, हम लोग मल्टीपल फाइल बनाते जाएंगे, इट मीन्स मल्टीपल कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि एक सीएसएस का फाइल हुआ, दूसरा हम लोग को एचटीएमएल फाइल समझ गए, और तीसरा स्पेक को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, तीसरा हमारा हुआ कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, ठीक है। कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल क्या होता है, तो इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का लॉजिक को लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो मान लीजिए ये जितना भी फाइल हम लोग लिख रहे हैं, अभी हम लोग को फिलहाल इतना ही चाहिए। ये ऐप मॉड्यूल्स को छोड़ दीजिए, हम लोग आगे जाके इसको देखेंगे जब जैसे जैसे नीड आएगा। फिलहाल अभी आपको केयर करने वाला जो फाइल है वो कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ टीएस, एचटीएमएल, सीएसएस। और नीचे अगर जाइए तो एसेट्स फोल्डर हुआ, ठीक है। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बारे में आप जान गए हैं, ये भी जान गए। मतलब टोटल इतना के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान आपको इजी होगा, ठीक है। इवन आपको नीचे का जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो ये दोनों आपका ग्लोबल फाइल है, ये ध्यान रखिए सिर्फ। और तो इसको हटाइए, इसको हटाइए। तो जो मेन हम लोग काम करेंगे वो किस पे, तो ये 4 पे, ठीक है। तो कुछ भी कोड लिखेंगे,
जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना है, वो कहाँ रहेगा? तो ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस के अंदर। आपको मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में देखता एक कोड लिख के देखते हैं हम लोग। कुछ भी जो जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं ना, वही लिखेंगे, कोई अंतर इसमें नहीं है। तो जब ये अगर हम लोग ने शो अलर्ट लिखा है, तो obvious सी बात है, शो अलर्ट को हमें कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो मेथड है, ठीक है? तो शो अलर्ट एक्चुअली में ऐसे कॉल नहीं होता है। अश्विनी क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। कारण क्या है? वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं, आया क्या? आ गया? तो मतलब जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, वो आ रहा है। मीन्स हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर है, वर्क कर रहा है। ऐसा कोड क्यों लिखे हैं, आगे चल के हम लोग बात करेंगे उस पे कि क्यों लिखा गया। फिलहाल कंफ्यूज नहीं होने का चीज़ है। चलिए, ये हुआ। सेकंड चीज़, मान लीजिए हम लोग एचटीएमएल में जब लिखते थे, नॉर्मल जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे, तो क्या करते थे कि सबका रेफरेंस देते थे। एक सेकंड। हुँ, जब आप एचटीएमएल नॉर्मल में लिखते थे, तो क्या होता था कि जो भी जावास्क्रिप्ट का फाइल था, ठीक है? तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ये रहा है आपका एचटीएमएल पेज, तो इसमें क्या करते थे? स्क्रिप्ट टैग आप ऐड करते थे, करेक्ट? और यहाँ पे आपका जेएस का फाइल आपका रेफरेंस रहता था। सेम उसी प्रकार से सीएसएस का फाइल लिंक आप ऐड करते थे और यहाँ पे आपका सीएसएस फाइल का आप रेफरेंस देते थे। तब आपका प्रोजेक्ट जो है लोड होता था, मीन्स वो फाइल आपका रिलेटेड फाइल लोड होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग तो कहीं पे कोई रेफरेंस दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो लोड कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है इशू? क्योंकि हम लोग ने तो कहीं पे ये बात नहीं किया। तो एक्चुअली जब आप अगर कंपोनेंट के टीएस पेज पे जाइएगा, टीएस मतलब जो जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग टाइपस्क्रिप्ट बात करते हैं, टीएस पेज पे, तो आप यहाँ देखिए, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आया हुआ है, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस, ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी लिंक जो होता है ना, एक्सटर्नल लिंक जो देते हैं सीएसएस का या जेएस का, वो देना नहीं पड़ता है। वो बाय डिफॉल्ट जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, फाइल क्रिएट करेंगे कंपोनेंट, तो वो ऑटोमेटिक आएगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? तो बस इतना काफी है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या फाइल का धीरे धीरे क्या नीड है। यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? तो बताइए। जो भी बेसिक था हमने कवर कर लिया फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। आगे जाके जब हम लोग रिवीजन करेंगे उसको थोड़ा सा, तो और आइडिया मिल जाएगा।